नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात बृजभूषण शरण सिंह की। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनसे बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दे दिए हैं। बृजभूषण के जो सचिव थे विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से हमारे देश की वो महिला खिलाड़ी रेसलर्स पहलवान जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया था और छह के करीब थे जिन्होंने ये आरोप लगाए थे, अब जाकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दे दिए खिलाफ तय करने की। जो धाराएं लगाई गई हैं वो कैसी हैं, क्या सजा उसमें हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है उससे बीजेपी के नेता और गोंडा से सांसद बृजभूषण शरण सिंह को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि कोर्ट ने उन पर सेक्सुअल हरेसमेंट के मामले में आरोप तय करने के आदेश दे दिए हैं, यानी कि आरोप तय कर दिए हैं। तो ऐसे में जो बृजभूषण शरण सिंह हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि इस मामले में 6 महिला पहलवानों ने उन पर सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप लगाए थे और सातवीं जो महिला पहलवान थी वो नाबालिग थी। हालांकि बाद में वो अपने बयान से मुकर गई थी, लेकिन 6 महिला पहलवानों के मामले में जो 5 महिला पहलवान हैं उनके मामले में कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और उनके सेक्रेटरी सचिव विनोद तोमर पर आरोप तय कर दिए हैं। ये आरोप आईपीसी की धारा 506, 354, 354A यानी कि छेड़खानी और धमकी देने के तहत ये आरोप तय किए गए हैं। इनमें अधिकतम सजा जो है 7 साल तक की है और अब इस मामले में उनकी मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली हैं क्योंकि कोर्ट ने माना है कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त एविडेंस हैं। उसके बेसिस पर जो चार्जेस है वो फ्रेम किए गए हैं। अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 21 मई को होगी और 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट में पेश होना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले का ट्रायल अब शुरू हो जाएगा क्योंकि जो आरोप है वो तय हो गए हैं। उसके बाद जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा और ट्रायल शुरू होने के बाद बृजभूषण की तरफ से और साथ में जो दिल्ली पुलिस के वकील हैं, जो दिल्ली पुलिस है उसकी तरफ से दोनों पक्षों से ज़राए शुरू होगी जिसमें बृजभूषण सिंह को अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करना होगा, नहीं तो जो कोर्ट है वो उनके खिलाफ आदेश जारी कर सकती है। तो कुल मिलाकर आरोप तय होना ये अपने आप में बड़ी बात है और आरोप तय होने के बाद इस मामले का ट्रायल शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल मुकेश, क्या माना जाए ये एक पहला कदम है क्योंकि ये ठीक है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रायल के आदेश दे दिए, धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह का भी तो पक्ष जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस पे काफी समय लग सकता है। उनके बेटे को टिकट मिल गया है, उनको नहीं मिला लेकिन उनके बेटे को टिकट मिल गया है। हरियाणा में भी हम जानते हैं चुनाव वोटिंग करीब है, तो ऐसे में इनका एक राजनीतिक महत्व तो है ही, वो उनका है, भले ही उनकी मुश्किल बढ़ जाएंगी। तो उस लिहाज से जो कानूनी ये है कितना लंबा खिंच सकती है? देखिए, एक बात तो तय है कि वो किसी भी कोर्ट में जाए लेकिन उनको इस मामले का ट्रायल फेस करना होगा क्योंकि कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं और जिस कोर्ट में चार्जेस फ्रेम होते हैं उसी कोर्ट में ट्रायल होता है, तो ट्रायल फेस करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये उस वक्त हुआ है जब लोकसभा चुनाव चल रहा है और बीजेपी ने बृजभूषण सिंह को टिकट नहीं दिया था, उनके बेटे को टिकट दिया था और साथ इस बात का अंदेशा था कि बृजभूषण पर कोर्ट सख्त हो सकता है, उनके खिलाफ जो आरोप तय हो सकते हैं, इस बात का अंदेशा पहले से था। तो राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा ये आगे देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर बृजभूषण शरण सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं क्योंकि इस मामले का ट्रायल शुरू हो जाएगा और कोर्ट ने मान लिया है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। 5 महिला पहलवानों के मामले में ये आरोप। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो धाराएं लगा दी गई हैं कोर्ट की तरफ से और एक शुरुआत हो गई है। बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ेंगी। और बात अब अरविंद केजरीवाल की जमानत की करते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत दी गई है। करीब 21 दिन के लिए
ये जमानत मिली है। अंतरिम जमानत खत्म होते ही 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि इस वक्त देश में सबसे अहम चुनाव हो रहे हैं, जो कि लोकसभा के हैं। इस राष्ट्रीय महत्व के चुनाव में देश के 97 करोड़ मतदाताओं से करीब 65 से 70 करोड़ वोटर अगले 5 साल के लिए देश की सरकार को चुनेंगे। तो देश का आम चुनाव लोकतंत्र की संजीवनी प्रदान करता है। हम ईडी की इस दलील को खारिज करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देना उन्हें आम जनता की तुलना में ज्यादा विशिष्ट जगह देना है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनको सीधे जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से आपको बता दें जेल में हैं और अदालत ने रिहाई के लिए शर्तें भी रखी हैं। कहा है कि 50,000 के निजी मुचलके पर तो जमानत मिली है, मुख्यमंत्री दफ्तर और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए जरूरी ना हो, तब तक किसी फाइल पर साइन नहीं करना है। शराब निधि घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, किसी गवाह से संपर्क भी नहीं करना है। तो आइए हम हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं धनेंद्र भारद्वाज और साथ ही बीजेपी से महेश वर्मा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो धनेंद्र भारद्वाज, बड़ी राहत का दिन है आप लोगों के लिए आज के मुख्यमंत्री 21 मार्च से जेल में है, अब जमानत उनको आखिरकार मिल गई है, चुनाव सर पर है, दिल्ली के भी तो प्रचार का भी समय मिल जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर आज बड़ा राहत का दिन है कि हमारे और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी और इलेक्शन कैंपेन करने के लिए दी है। जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने भी ये दलील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी कि अरविंद केजरीवाल जी ना सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर भी हैं। और ऐसे समय पे ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें ईडी गिरफ्तार करती है, साजिशन गिरफ्तार करती है झूठे गवाहों के बयान पर, और सिर्फ इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया कि किसी तरीके से लोकसभा चुनाव से अरविंद केजरीवाल को दूर रखा गया। यही बीजेपी कर रही थी, क्योंकि जिन लोगों की ये बात कर रही थी वो सारे के सारे जो लोग हैं वो खुद सोकॉल्ड जो एक्साइज कैम है उसमें एक्यूज थे, जिनके बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए। धनेंद्र, अभी राजनीति में लोगों की दिलचस्पी है, कहा जा रहा है सीधे अरविंद केजरीवाल जाएंगे अपने निवास, बाद में मुख्यालय जाएंगे, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा जरा जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं महेश वर्मा जी के पास जाऊंगी। जी देखिए, जो निधि जी मैं कह रहा था कि निश्चित तौर पर आज अरविंद केजरीवाल जी के जेल से आने के बाद आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन है वो जोर पकड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पे चुनाव होने, पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पे चुनाव होने और हरियाणा की 1 लोकसभा सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है। और अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नई संजीवनी मिली, एक नई ऊर्जा का संचार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, बल्कि इंडिया अलायंस के अलावा इस देश में जिन जिन लोगों की इस लोकतंत्र में, संविधान में, कानून में, न्यायपालिका में आस्था है, आज उन सबका विश्वास बढ़ा है। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी के जेल से आने के बाद आम आदमी पार्टी का कैंपेन रफ्तार पकड़ेगा, इंडिया बिल्कुल बढ़ेगा। मैं महेश वर्मा जी के पास भी चली जाऊं, समय मेरे पास कमी है यहाँ पर। महेश वर्मा जी, ये एक जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल रही है, आम आदमी पार्टी को तो ऊर्जा मिलेगी, लेकिन वो जमकर प्रचार भी करेंगे, चिंताएं तो नहीं है बीजेपी खेमे में, दिल्ली में? नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। चिंता उन लोगों को होना चाहिए। चिंता इस बात की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल अभी से उड़ाना शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, ये चिंता की विषय है। एक व्यक्ति को जैसे एक सजा याफ्ता अपराधी होता है, उस तरह से तो जैसे फॉरलो या पैरोल की जो स्थिति होती है, लगभग उसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने इनका इंटरिम बेल ग्रांट किया है। 2 तारीख का इनका ये जो जश्न जो है फिर खत्म होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया जो ये उसके सामने दलील दे रहे थे कि हम इस तरह से बेकसूर हैं, हम इस तरह से बेगुनाह हैं, इनकी किसी तरह से। लेकिन आज जिस प्रकार से ये लोग सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आड़ में पूरे देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दे दिया शराब कांड से, शराब घोटाले से, हम किस प्रकार से पाक साफ थे, क्या मजाक है।
इसी प्रकार से राहुल गांधी ने राफेल में बोला था और उनको माफी मांगनी पड़ी थी। आज देश जो है देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ में किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लोग झूठ बोलने पे आमादा है। यही अपने आप में एक चिंता की बात है। जी, किस दिन तक के लिए बेल मिल गई है अरविंद केजरीवाल को? मुझे बताया जा रहा है समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन आप दोनों जुड़े उसके लिए धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी का जो प्रचार है, अब देखते हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे किस तरह से इन 21 दिनों तक के लिए बढ़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, तुरंत लौटते, बने रहिए हमारे साथ। चुनाव आयोग ने मतदान के आंकड़ों में देरी से जारी करने के कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों को निराधार बताया है। उसने इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की है। आयोग का कहना है कि वो चुनाव के समय इस तरह राजनीतिक पार्टी पर टिप्पणी से बचता रहा है। कानूनी तौर पर वो राज्य स्तर पर आंकड़े जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चुनाव आयोग को लेकर पत्र लिखा था, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों में वोटर टर्नआउट डेटा देरी से जारी किया था। पहले चरण का मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद जारी किया था। खड़गे ने देरी के कारणों के बारे में सवाल किए थे। चुनाव उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर यानी पूरब का मैनचेस्टर का शानदार अतीत रहा है, लेकिन आज आबादी और क्षेत्र के हिसाब से राज्य का ये सबसे बड़ा शहर कई समस्याओं से जूझ भी रहा है। शहरीकरण तेज रफ्तार से हो रहा है, लेकिन उद्योग में गिरावट भी हो रही है। हवा में प्रदूषण है और ये सीट किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रही है। ऐसे में हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने वहां के लोगों से जानना चाहा कि हवा किस तरफ की है। कानपुर, जिसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था क्योंकि इसकी फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज के कारण, लेकिन आज ये अपने ही कुछ चैलेंजेस से गुजर रहा है, जैसे कि रैपिड अर्बनाइजेशन, यहाँ का प्रदूषण और यहाँ का इंडस्ट्रियल डिक्लाइन। कानपुर के अंदर लगभग 16.5 लाख वोटर्स हैं, जिसके अंदर 8 लाख से ज़्यादा पुरुष, 7 लाख से ज़्यादा महिला और लगभग 126 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। ये रोली गुड़िया है, कानपुर के 126 थर्ड जेंडर मतदाताओं में से एक है। मायावती के समय उन्हें अपना घर मिला था। वो मानती हैं कि उनके लिए हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन उन्हें समाज और राजनीति की पूरी स्वीकृति मिलने का रास्ता बहुत लंबा है। राजनीतिक पार्टी तो आज तक कोई हम लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भाई, क्योंकि जब तक जैसे कि हमारा कोई पुरुष जीत रहा है, ठीक है, तो अपने पुरुषों के लिए वो ज़्यादा कार्य करता है। जैसे कि हमारी महिला जीत रही कोई, तो अपने महिलाओं के लिए वो सोचती है। तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि जैसे हम किन्नर हैं तो अपने किन्नर समाज के लिए ही कुछ करें। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। देश के कई हिस्सों में बीजेपी को चुनावी लाभ भी मिला। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार कानपुर में जीत हासिल की, लेकिन कानपुर अब तक किसी एक दल का गढ़ नहीं बना है। 1999 से 2014 तक कांग्रेस ही थी। 2014 में मोदी लहर के चरम पर बीजेपी के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी अपनी वाराणसी सीट छोड़कर कानपुर से सांसद बने। 2019 में सत्यदेव पचौरी थे और अब 2024 में भाजपा ने रमेश अवस्थी को मैदान में उतारा है। मुझे लगता नहीं कि कहीं उनसे कोई मेरी टक्कर है, और ये आज गठबंधन है। उसके बाद आगे आप हासिल देखें तो जनता ने मान लिया है ये गठबंधन नहीं, ये सिर्फ ठगबंधन है। मतलब हमको ठगने के लिए आ जाते हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनहित की योजनाएं हैं वो घर घर तक गई हैं। रमेश अवस्थी के खिलाफ कांग्रेस के आलोक मिश्रा हैं, सलमान खुर्शीद के करीबी हैं और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं। हवा इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। कानपुर में कांग्रेस बहुत ताकतवर है। 400 पार बिल्कुल सही बोल रही है।
वो ये नहीं कह रही 400 सीटें पार, वो कह रही है 200 रुपये किलो जो अरहर की दाल बिक गई वो 400 पार, 200 रुपये लीटर जो कड़वा तेल बिक गया वो 400 पार। लेदर इंडस्ट्री का हब माने जाने वाला कानपुर, यहाँ पर एक समय पे लगभग 400 टैनरियाँ होती थी जो लेदर के प्रोडक्ट्स बनाती थी। आज वो काफ़ी घट गई हैं बहुत कारणों से। लगभग 150 से 200 टैनरियाँ यहाँ पर अब कानपुर में बची हुई हैं और एक बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ है टैनरीज का। क्या उनके कारण है और क्या वो आने वाले चुनाव में चाहते हैं, आइए जानते हैं। कानपुर के जाजमऊ इलाके के अंदर टैनरियां हैं, ज्यादातर मुसलमानों द्वारा संचालित हैं, जो तबीयत खराब कर देने वाली बदबू में काम करते हैं। व्यापार में कमी ने उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया है और चुनावों के साथ उन्हें उम्मीद है कि कुछ सुधार उनके व्यापार की स्थिति को और बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादातर टैनरियाँ माइक्रो स्मॉल मिनी माइक्रो हैं और इन लोगों को थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मंदी चली है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अगर इसमें सरकार सहयोग दे या कोई बेल पैकेज दे सरकार तो टैनरियाँ चल सकती हैं। उम्मीद की किरण, हमें जो नया 20 MLD CTP बन रहा है ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर ये बन जाएगा तो हमें लगता है कि टैनरीज सरवाइव करेंगे। यूपी के हर दूसरे शहर की तरह कानपुर में भी एक कोचिंग हब है जहां पूरे यूपी से प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार आते हैं। उनके लिए पेपर लीक चिंता का गंभीर विषय है। मुझे यहाँ पे आना पड़ा। सबसे पहले गवर्नमेंट ने उधर ही कर दिया। अब जैसे इस बार जो अपोजिशन है वो बोल भी रहा है कि अग्निवीर में हम लोग चेंजेस करेंगे। अब देखो ये भी नहीं बिलीव हो रहा है कि मतलब वो लोग अगर आते हैं पावर में तो करते भी हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि जैसे प्रिपरेशन करते हैं, सब चीज़ करते हैं, जैसे ये बोल रहा था पेपर लीक हो जाता है उसके बाद, और पेपर लीक होने के बाद फिर कैंसिल हो जाता है, फिर नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ रही है, ऐसे करते करते 1-2 साल चले जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों के लिए एज के लिए लड़ना पड़ता है कि हम लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सब लोग उनकी बात भी सुनेंगे। कानपुर में चौथे चरण में वोट पड़ने हैं। बीजेपी और इंडिया ब्लॉक का प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, जबकि इंडिया ब्लॉक के यूपी के लड़कों ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए बड़ी रैली की, लेकिन जनता बटी हुई। जो ये मंदिर बना करके जो है लहर पैदा की थी इन लोगों ने, वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई। अब महंगाई का मुद्दा, अब ये बार बार कह रहे हैं 400 के पार, 400 के पार। पता नहीं डीजल और तेल 400 के पार ले जाएंगे कि दाल और चावल 400 के पार ले जाएंगे कि आटा वगैरह 400 के पार ले जाएंगे। क्या पार ले जाना चाहते हैं 400 के जो है? मेरा कहना है कि सरकार बदलनी चाहिए और विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। हमको रोटी चाहिए, हमारे पेट में आग लगी है। हमको जुमलेबाजी नहीं चाहिए, हमारी तुम्हारी फर्जी गारंटी नहीं चाहिए। आम जनता में सुशासन है। मुख्यमंत्री जी का जो जिस तरह से अपराधियों के ऊपर निरंकुश था पहले की, अब अंकुश लगा है। 100 करोड़ जनता सड़क पे सो रही है। 100 करोड़ जनता जिस देश की सड़क पे सो रही होती है वो देश खुशहाल होता है। गरीबों का मुफ्त में इलाज होता था, आज तक हुआ किसी सरकार ने करा? कब होता था? कब होता था? 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस यहां से लगातार 3 बार जीतते हुए आई, लेकिन 2014 में मुरली मनोहर जोशी, 2019 में सतदेव पचौरी और अब 2024 में अगर भाजपा जीतती है तो वो उसकी हैट्रिक हो जाएगी। लेकिन क्या इस हैट्रिक पे कांग्रेस सेंध लगा सकती है? हमको जवाब 4 जून को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ अरुण आसिफ और तनिष पंजाबी, एनडीटीवी के लिए। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। Motorola presents top stories.
दक्षिण भारत में जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से एक है आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा लोकसभा सीट। इस सीट पर कांग्रेस और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी का दबदबा रहा है। कैसा है विजयवाड़ा सीट का चुनावी माहौल, हमारी सहयोगी उमा सुधीर की रिपोर्ट देखिए। केसिनेनी श्रीनिवास, जो केसिनेनी नानी के नाम से लोकप्रिय हैं, 2 बार विजयवाड़ा से तेलुगु देशम के सांसद रहे। इनका कहना है कि इन्हें तेलुगु देशम पार्टी से मजबूरन निकलना पड़ा क्योंकि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। इस बार वो वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। मुश्किल वक्त में मैं चंद्रबाबू नायडू के साथ था। 3 सदस्यों की एक समिति भेजी गई ये बताने के लिए कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा और मैं पार्टी गतिविधियों में शामिल न रहूं। मैंने इस्तीफा देकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। जगन ने मुझे न्योता दिया। शायद लोकेश को मेरी मौजूदगी पसंद नहीं थी। मेरा नेतृत्व उनकी शख्सियत पर भारी पड़ रहा होगा। जनवरी 3 और 4 चंद्रबाबू नायडू ने श्रीनिवास के भाई केसिनेनी शिवनाथ, जो चिन्नी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दिया है और दोनों भाइयों में बिल्कुल नहीं बनती है। हम 25 साल पहले अलग हो चुके हैं। श्रीनिवास को भरोसा है कि 2 बार के सांसद के तौर पर उनका काम उन्हें जीत दिलवाएगा। विजयवाड़ा संसदीय क्षेत्र को आप केसिनानी के सांसद रहने से पहले और केसिनानी के 10 साल तक सांसद रहने के बाद की तरह देखिए। मेरे आने के बाद इस शहर में बहुत सारी तब्दीलियां हुई, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर, कई सड़कें और एयरपोर्ट। देखिए, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। केसिनेनी शिवनाथ तपती दोपहर में विजयवाड़ा के वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के बीच वो नायडू के रिकॉर्ड पर वोट मांग रहे हैं। Minorities are well aware that Chandrababu Naidu. अल्पसंख्यकों को अच्छी तरह पता है कि 2014 में भी उनके अधिकारों की हिफाजत हुई। उन्हें अच्छी नौकरियां चाहिए। अल्पसंख्यक किसी पार्टी को नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू को वोट देंगे। They want to see the lives of their children to be flourished. उधर शिवनाथ को लगता है कि लोग जाति और समुदाय से ऊपर उठकर रोजगार और विकास के लिए वोट देंगे। All the SC, BC and minority community are with. अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं। लोग संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों के लिए उन्हें नौकरियों की तलाश है। एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। आंध्र प्रदेश में 2019 से 2024 बेरोजगारी और बदअमनी का समय रहा है। चंद्रबाबू नायडू ही मसलों को सुलझा सकते हैं। बीजेपी दूसरे राज्यों में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा रही होगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो राज्य में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे। चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के बंटवारे के बाद विजयवाड़ा की बजाय अमरावती प्रदेश को आलीशान बनाने का ऐलान किया था। चंद्रबाबू नायडू को राजधानी बनाने का मौका मिला तो वो अपने बेटे और साथियों के साथ मिलकर रियल एस्टेट के माफिया बन गए और 33,000 एकड़ जमीन की लैंड पूलिंग की, 6,000 करोड़ का निर्माण किया, लेकिन कहा कि ये अस्थायी है। From past 20 years, nobody knows, not even a single incident. कम्मा कापू अल्पसंख्यकों के बीच पिछले 20 साल से कोई घटना नहीं हुई है। जनसेना राजनीतिक रूप से देखें तो रावण के साथ युद्ध लड़ने जैसा है। That is Ravana versus some other thing. न सिर्फ तेलुगु देशम बल्कि केंद्र के गृह मंत्री ने भी कहा है कि नए सरकार के बनते ही 2 साल के अंदर अमरावती को राजधानी बनाया जाएगा। जहां तक विजयवाड़ा का ताल्लुक है, कोई भी जीते एक ही परिवार में जीत होने वाली है। विजयवाड़ा से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी संसदीय काम करने में व्यस्त रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने क्षेत्र में के सांसद फंड से एम्बुलेंस खरीदी, जो सारण के लोगों के काम आई। एक खास रिपोर्ट।
ये हैं श्रवण कुमार, जो अपनी मां को इलाज के लिए छपरा के एक नर्सिंग होम में ले गए थे। इलाज के दौरान चिकित्सक ने उनको एम्स पटना रेफर कर दिया। श्रवण कुमार ने तुरंत फोन घुमाया। सांसद राजीव प्रताप रूडी के पटना कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस के लिए सहायता मांगी। कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही लोग हरकत में आ गए। छपरा सदर अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर कृष्णा राय को फोन पर जानकारी दी गई। सांसद कंट्रोल से डॉक्टर राजीव प्रताप रूडी, वहाँ फोन आया था कि मरीज को लेकर जाना है पटना एम्स में, और मिनटों में ही एम्बुलेंस उनके पास थी। हम यहाँ से जो अपनी मम्मी को इलाज कराने के लिए एम्स में कार्डियोलॉजिक विभाग में लेकर जा रहे हैं। जी जी। तो इसके लिए अभी फ़ोन किया? जी, इसके लिए हम फ़ोन किए थे सांसद जी के कंट्रोल रूम में। हाँ हाँ। और वहाँ से जो हमको रिस्पांस मिली है कि यहाँ के लेकर के अब जाइए, वहाँ जो है हम देखेंगे वहाँ। फिर कंट्रोल रूम से सहयोग मांगने वाले श्रवण कुमार से दोबारा बात की गई। एम्स के लिए जो है कार्डियोलॉजिक विभाग के लिए हम लेकर जा रहे हैं। कार्डियोलॉजिक विभाग में मेरी मम्मी को तबीयत खराब, उसमें ले जाएंगे। और एम्बुलेंस नर्सिंग होम से मरीज को लेकर पटना रवाना हुई। मरीज को लेकर एम्बुलेंस एम्स पटना पहुंचती उससे पहले ही कंट्रोल रूम से एम्स में बात कर मरीज को भर्ती कराया। ये सिलसिला 24 घंटे 365 दिन चलता रहता है। सारण क्षेत्र वालों के लिए रूडी की ये एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल मुफ्त है। देश में पहला ऐसा कोई विधायक होगा जिसने अपने निजी कोष से सारण में एम्बुलेंस देने का काम किया। आज इस एम्बुलेंस से के वजह से सारण लोकसभा के क्षेत्र के गांव-गांव तक के मरीजों को, हमारी माताएं बहनों को अस्पताल जाने में जो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वो आप किसी से भी यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं। राजीव प्रताप रूडी 90 के दशक में विधायक बने तो एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की ठानी। उन्होंने अपने विधायक फंड से 10 एम्बुलेंस खरीदी। राजीव प्रताप रूडी लगातार दूसरी बार सारण संसदीय क्षेत्र से चुने गए और अब सारण में रूडी के सांसद फंड से लगभग 60 एम्बुलेंस दिन रात लोगों की सेवा में लगी हुई हैं। माना जाता है कि अगर राम राज भी आ जाए तो भी आप सबको खुश नहीं कर सकते, और ये सभी नेताओं पे लागू होता है। काम चाहे जितना भी किया हो, लेकिन जनता की नाराजगी की फहरिस्त लंबी रहती है। यह बात लेकिन छपरा में लागू नहीं होती है। वहाँ के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक ऐसा काम किया है जिसकी तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। कारण उसका फायदा सबको मिलता है, जाति, धर्म और पार्टी देखे बिना, और वो है उनके एम्बुलेंस सर्विस की पहल। उनके पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर किसी को किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो तो पहला कॉल गिरता है रूडी के कंट्रोल रूम में। प्रभाकर कुमार, NDTV।